कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे इमिशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इमिशन का जो टॉपिक है वो अलग टॉपिक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमें इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, इस सेशन में हमें ये पढ़ना है कि स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है और कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, उन पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और इनका बोर के कॉन्सेप्ट से, बोर मॉडल से किस तरह से क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सी होती है, उनका क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस कैसे होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, और स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सी होती है। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है कि स्पेक्ट्रल लाइन आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन मेकिंग ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल इन एटम। ठीक है, मतलब समझ में है ये क्या बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से ट्रांजिट करता है, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है, तो वहां से डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पे ही एप्लीकेबल है। मीन्स ऐसे स्पीसीज जिनके पास क्या हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है और वहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों ने 10th में एनर्जी लेवल पढ़ा हुआ है। ठीक है, एनर्जी लेवल पढ़ा हुआ है। ये सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब एक चीज यहाँ पे मैंने सेंटर की न्यूक्लियस में प्लस जेड लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, आपको अच्छे से पता है कि एटम के सेंटर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपसे पूछे न्यूक्लियस में अंदर होता क्या है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल चार्ज है, मतलब जीरो चार्ज है। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण। और आपको अच्छे से पता है कि प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। मतलब किसी भी एटम की न्यूक्लियस चार्ज आपसे कोई पूछे, तो जैसे मान लीजिए सोडियम पूछे, सोडियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, तो जितना सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसकी न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, मीन्स +11 चार्ज होगा। आपको अच्छे से पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव निगेटिव से कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, आपको अगर सोडियम बोले कि भाई सोडियम में और सोडियम Na+ में कितना प्रोटॉन है, इसमें भी 11 प्रोटॉन है और इसमें भी 11 प्रोटॉन है। क्यों, क्योंकि चाहे प्लस चार्ज हो, चाहे निगेटिव चार्ज हो, चाहे न्यूट्रल हो, एटॉमिक नंबर चेंज होने वाला नहीं है। और एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके भी न्यूक्लियस पे +11 चार्ज होगा, इसके भी न्यूक्लियस पे +11 चार्ज होगा, इसलिए न्यूक्लियस पे क्या है, +Z लिखा हुआ है। समझ में आया, +Z क्यों लिखा है, क्योंकि Z फॉर एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही के कारण प्लस चार्ज होता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी न्यूक्लियस से रिलेटेड। हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको सेंटर में तो न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ऑर्बिट्स मैंने लिखे हैं, n=1, n=2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ऑर्बिट्स मैंने लिखे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सिक्स ऑर्बिट। और ऑर्बिट्स पॉसिबल कितने हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल है। ठीक है, आपको पता होगा 10th क्लास में कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स पॉसिबल है। और यहाँ पर आप लोग ने 10th में पढ़ रखा है KLMN, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पे मैं ये फर्स्ट जो है इसको K सेल बोलते हैं, इसको L बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, इसको N बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे OP भी आता है, बट उसके उस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको ये 4 सेल के नाम ध्यान रखना है, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। K सेल फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, L सेल फॉर सेकेंड ऑर्बिट, M सेल फॉर थर्ड ऑर्बिट और N सेल फॉर फोर्थ ऑर्बिट। तो ये सब क्या हो गए, ये सेल्स हो गए। ठीक है, या फिर इनको एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना तो पता होगा आपको। अब यहाँ पर आपको क्या डिफरेंट यहाँ पे 5 सीरीज जो होते हैं वो 5 टाइप के हैं। सबसे पहला जो लाइमन सीरीज है, यहाँ पर लाइमन सीरीज लिखा है। सेकेंड जो है बामर सीरीज लिखा है। थर्ड यहाँ पे पर्स्टन सीरीज लिखा है। फोर्थ यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज लिखा है।
और फिफ्थ यहाँ पर फंड सीरीज लिखा है, पी साइलेंट होता है, फंड बोलते हैं, फंड सीरीज। उसके बाद सिक्स जो है उतना जरूरी नहीं है, हम्फ्री सीरीज भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम्फ्री सीरीज। ठीक है, उसकी उतना जरूरत नहीं, ये ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट ऑफ 99% आपके ये 5 सीरीज से बनते हैं। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, आपको दिख क्या रहा, आप ध्यान से देखिए सीरीज में, तो जितनी भी लाइनें आ रही हैं सब क्या आ रही है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है, एंड सिक्स से फर्स्ट में आ रहा है, एंड इनफाइनाइट, यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट से फर्स्ट सीरीज में आ रहा है, ऑर्बिट में आ रहा है, या बोल सकते हो फर्स्ट सेल में आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आ रहा है, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, एंड इनफाइनाइट से किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। इसमें फर्स्ट में नहीं आ रहा है, इसमें सेकंड में ही सिर्फ आ रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड में, सारी लाइनें जो है थर्ड ऑर्बिट में आ रही है, मतलब फोर्थ से थर्ड में आ रहा है, फिफ्थ से थर्ड में आ रहा है, और यहाँ पे कितने सिक्स से थर्ड में आ रहा है, और इनफाइनाइट से थर्ड में आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन सीरीज बोलते हैं। ब्रैकेट सीरीज में आप ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, जितनी भी सारे ट्रांजिशन हो रहा है वो फोर्थ ऑर्बिट में ही हो रहा है, फोर्थ ऑर्बिट मतलब एन सेल में हो रहा है। देखिए फिफ्थ से फोर्थ में आ रहा है, सिक्स से फोर्थ में आ रहा है, इनफाइनाइट से फोर्थ में आ रहा है, एंड लास्ट सीरीज जो है फंड सीरीज है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट में आ रहा है, सिक्स से फिफ्थ में आ रहा है, और उसके बाद सेवन से आ सकता है, एट से आ सकता है, नाइन से आ सकता है, इनफाइनाइट से आ सकता है। बात समझ में आई, मतलब क्या हुआ, लाइमन सीरीज हम उस ट्रांजिशन को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। किसी भी ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के बाद जितनी भी ऑर्बिट्स हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, इसी तरह से इनफाइनाइट ऑर्बिट, तो कोई भी ट्रांजिशन जो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, या बोल सकते हो के सेल में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। कोई भी ट्रांजिशन अगर सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब सेकेंड के ऊपर जितनी भी ऑर्बिट्स हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, जितने इनफाइनाइट तक, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, बामर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, थर्ड से ऊपर कोई भी ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, इनफाइनाइट ऑर्बिट, तो अगर थर्ड में ट्रांजिशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन सीरीज। ये सब सीरीज के नाम है, तो फर्स्ट सीरीज लाइमन होता है, सेकंड बामर सीरीज होता है, थर्ड क्या होता है, क्वेश्चन सीरीज होता है, एंड फोर्थ ब्रैकेट सीरीज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन फोर्थ के बाद, मतलब फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कहीं से भी इनफाइनाइट से फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, और कहीं भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, फिफ्थ में आ रहा है, मतलब सिक्स से आ सकता है, सेवन से आ सकता है, एट से आ सकता है, इनफाइनाइट से आ सकता है। अगर फिफ्थ ऑर्बिट में आ रहा है तो दैट सीरीज आर नोन एज फंड सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर ये टेबल आपको बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ट्रांजिशन किसमें क्या चीज है। हम अगर वो आगे बात करेंगे कि कहाँ पर किस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में आएगा, कहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, तो वो हम आगे बात करेंगे। अभी मैंने ऑर्बिट्स वाले डायग्राम इसलिए बनाए क्योंकि आप लोग ने 10th में यही डायग्राम पढ़ा हुआ है, क्योंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ये बोर साहब ने भी बताया। और ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये बोर के पॉइंट्स में हमने सीखे थे। और जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर में आता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी एक्सचेंज करता है तो वहां से डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जब आया लाइमन, सेकेंड में बामर, थर्ड में क्वेश्चन, एंड फोर्थ में ब्रैकेट, एंड फिफ्थ में क्या, फंड सीरीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस टेबल की हम बात करते हैं, जो टेबल मैंने बनाया। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सी है, तो मैंने टोटल 5 लिखा है। ये चीज, पहला लाइमन सीरीज, सेकेंड बामर सीरीज, एंड थर्ड वन इज क्वेश्चन, एंड फोर्थ का ब्रैकेट, एंड लास्ट जो फिफ्थ सीरीज होता है उसका नाम है फंड सीरीज। यहाँ पर मैंने लिखा है लोअर एनर्जी सेल, यहाँ पे लिखा है मैंने हायर एनर्जी सेल, यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब आपसे यहाँ पे हमें ये लिखना है कि इलेक्ट्रॉन किस लाइमन सीरीज के लिए किस ट्रांजिशन, मतलब कौन से ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो वहां पर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा, और किस ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा लाइमन सीरीज के लिए तो वहां पर वेवलेंथ कहाँ पे
शॉर्टेस्ट होगा, और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है रीजन। ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं। तो लाइमन सीरीज के देखो कि लोअर एनर्जी सेल कौन होगा, लोअर एनर्जी सेल कौन सा होगा, कि इलेक्ट्रॉन किस लाइमन सीरीज में फाइनली किस ऑर्बिट में आ रहा है, तो फर्स्ट में आ रहा है। तो लाइमन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी सेल मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, के सेल बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, के सेल बोलते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में लोअर एनर्जी, लाइमन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल होता है या लोअर एनर्जी ऑर्बिट बोलता है। अब हायर एनर्जी लेवल क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल क्या होगा, 2 से 1 से ऊपर कोई भी ऑर्बिट, मतलब अगर मैं इसको n इनिशियल मान लूँ, n इनिशियल, क्योंकि आपने एनर्जी का जो बोर का फॉर्मूला था क्या था, RH इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने लिखा था n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने बोर में देखा हुआ था। तो अगर लाइमन सीरीज के लिए बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से लाइमन सीरीज में आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से लाइमन सीरीज में आ रहा है, लाइमन सीरीज का मतलब इनिशियल क्या हो गया, 1 हो गया, और सेकेंड मतलब n फाइनल क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो n इनिशियल लाइमन सीरीज के लिए हमेशा क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, और हायर क्या वो मेंशन करेगा क्वेश्चन, फाइनल क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसी तरह से कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकता है। फिर से सुनिए कि अगर बोले कि इस क्वेश्चन में अगर हम लाइमन सीरीज से क्वेश्चन बनाए तो बोले कि हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी बताइए जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से लाइमन सीरीज में ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट से लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन हो रहा है, तो मतलब लाइमन सीरीज बोल रहा है, मतलब इनिशियल क्या हो जाएगा, किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट सेल या फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, और सेकंड बोल रहा है मतलब एन फाइनल क्या होगा, सेकंड होगा। अगर क्वेश्चन बोले कि थर्ड ऑर्बिट से लाइमन सीरीज में आ रहा है, मतलब n2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट जो टेबल में बना हुआ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको देखिए, अब एक चीज आपको अच्छे से पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला था H इक्वल टू एच न्यू था, मतलब एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेशन है, और एनर्जी का वेवलेंथ से Sc बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में ये सब रिलेशन मैंने बताया थे छोटी मोटी, मतलब एनर्जी का वेवलेंथ से कैसा रिलेशन, इनवर्सली है। एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेशन है और एनर्जी का वेवलेंथ से कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। अब थोड़ा सा सोचिए कि आपको ये अच्छे से पता है कि जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, न्यूक्लियस आपको पूछा जाए बताइए KLMN सेल में किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पर जितना न्यूक्लियस से दूर जो सेल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस का ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है जितना अट्रैक्शन कम होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट बोल दो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोलो इस पॉइंट को एग्री कर रहे हो कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन में, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है या सेल बोल सकते हो, उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि न्यूक्लियस का उसमें अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता जाएगा। तो आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की, जो इनफाइनाइट पे है, क्योंकि न्यूक्लियस का इनफाइनाइट पे अट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो उसकी एनर्जी का मतलब फ्री है। बात समझ में आ रही है। तो अब थोड़ा सोचिए कि कहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होगा, लाइमन सीरीज के लिए एनर्जी का डिफरेंस कहाँ पे सबसे कम होगा। तो आप सोचो, अगर लाइमन सीरीज मतलब n इनिशियल तो 1 होगा, तो एनर्जी का डिफरेंस कहाँ पे कम होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए। कहाँ से है, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा डेल्टा E आएगा, वो क्या होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। बात समझ में आ रही है कि एनर्जी का डिफरेंस लाइमन सीरीज के लिए कहाँ होगा, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है
कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से एन फाइनल मतलब 2 से कहाँ पर आए लाइमैन सीरीज के लिए इनिशियल तो फिक्स है कहाँ पर 1 ऑर्बिट में। बात समझ में आ रही है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ पे मिलेगा, जब जहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कम हो। और एनर्जी का डिफरेंस कहाँ पे कम होगा लाइमैन सीरीज में, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये मतलब n इक्वल टू 1 रख दो, n2 इक्वल टू क्या रख दो 2 रख दो, इसमें निकाल दो। और वेवलेंथ से फॉर्मूला आपने बताया रखा है तो वहां से हम निकाल सकते हो। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ पर आएगा, तो थोड़ा सा सोचिए, जहां पर एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो तो वहां पर वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। अब आपको लाइमैन सीरीज के लिए पूछा जा रहा है, लाइमैन सीरीज के लिए पूछा जा रहा है, तो लाइमैन सीरीज के लिए एन इनिशियल तो 1 ही रहने वाला है लाइमैन सीरीज के लिए। तो एन जो फाइनल होगा वो कहाँ होगा, कहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, कहाँ पे ज्यादा होगा, जहां पर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो। मतलब अगर एन फाइनल इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि ऑर्बिट क्या है, इनफाइनाइट पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं 10 ऑर्बिट होते हैं, 12 ऑर्बिट होते हैं, 100 ऑर्बिट, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको 10th 9th में ही पता होगा कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल है। तो एनर्जी का डिफरेंस कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहाँ पर आ जाए, फर्स्ट में आ जाए, तो वहां पर एनर्जी डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम है। तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ वहां पर क्या होगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा सबसे। मतलब क्या मैं ऐसा लिख दूं कि एन फाइनल क्या हो, इनफाइनाइट हो जाए, और इलेक्ट्रॉन किसमें एन इनिशियल लाइमैन सीरीज के लिए 1 पे आ जाए, तो वहां पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। देखिए एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बट वेवलेंथ क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों मिनिमम होगा और वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेशन और इन दोनों का वेवलेंथ से क्या आता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये जो रीजन होता है लाइमैन सीरीज होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में बिलोंग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड सीरीज की। अब आपको फर्स्ट अगर समझ में आया 100% आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो बामर सीरीज के लिए क्या मैं एन फाइनल एन इनिशियल कितना लिखूं। अब देखिए बामर सीरीज के लिए जितने भी ट्रांजिशन हुए सब किसमें आए, सेकेंड ऑर्बिट में। मतलब क्या एन इनिशियल इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब कि एल्थेन हो जाएगा। ठीक है, और एन फाइनल क्या होगा, 2 से ऊपर कोई भी ऑर्बिट। तो 2 से ऊपर कोई भी ऑर्बिट मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। बात समझ आ रही है कि सेकंड से ऊपर कितने किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे थोड़ा सा आप बताइए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ होगा, जहां पर एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम हो। तो बामर सीरीज के लिए अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ जाए, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आ जाए, तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम है और एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ होगा, इनफाइनाइट से सेकंड में आ जाए। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि एन फाइनल कहाँ पर हो, थर्ड, और एन इनिशियल तो बामर सीरीज के लिए फिक्स है, सेकंड में होगा। यहाँ पर अगर जैसे क्या कर दो, एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो आर जेड हाइड्रोजन एटम, एन इनिशियल बामर सीरीज के लिए क्या रख दो, 2 रख दो, और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे तो एन फाइनल क्या रख दो, 3 रख दो, आपका वेवलेंथ आ जाएगा। आगे हम लोग निकाल के भी देखेंगे, अभी तो मैं टेबल से बस समझा रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट इनफाइनाइट कॉमन है, शॉर्टेस्ट बोलेगा तो एन फाइनल इनफाइनाइट फिक्स है। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा बामर सीरीज है तो एन इनिशियल कितना आएगा, 2 आएगा। और सेकेंड जो होता है बच्चा लोग, ये विजिबल रीजन होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था बामर सीरीज ही डिस्कवर हुआ था, उसके बाद बाकी डिस्कवर हुए थे। तो विजुअल रीजन की वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बामर सीरीज। ठीक है, अब विजुअल रीजन में आपको पता है कि 7 कलर होते हैं विबग्योर। ठीक है, 7 कलर जो होते हैं वो विबग्योर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो आपको जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट से रेड रीजन, कोई कलर रेडिएशन, रेड रेडिएशन में ट्रांजिट हो रहा है, तो बताइए उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है 7 कलर में से किसी का भी नाम ले, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बामर सीरीज के लिए ही बात कर रहा है। ठीक है, तो एन आप इनिशियल क्या लोगे, 2 लोगे, 7 कलर में से कोई भी बोल सकता है।
तो समझ जाना, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि बामर सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी किस ऑर्बिट से आ रहा है वो आपको मेंशन नहीं कर देगा वो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के लिए आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब एन इनिशियल इसके लिए थर्ड होगा। थर्ड किसको के एल एम सेल बोलते हैं, ठीक है। और एन फाइनल थर्ड से ऊपर से कोई भी ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल है। अब आपको पूछे कि बताइए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, तो जरा सोचिए आप। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है क्वेश्चन सीरीज के लिए। तो एन इनिशियल तो 3 रहने वाला है, तो जहां पर एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है, एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, यहाँ पर सबसे कम होगा एनर्जी डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से क्वेश्चन के लिए थर्ड में आ रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस का मतलब वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से किस में आ जाए, थर्ड में आ जाए। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो जहां पर एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, एनर्जी डिफरेंस इनफाइनाइट से एन इनिशियल कितना आ जाए, थर्ड आ जाए, यहाँ पर एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगा, तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। और बाकी जो तीनों हैं वो इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। बाकी के जो तीनों बामर के बाद ये मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन, ये भी इंफ्रारेड रीजन में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रैकेट सीरीज की। तो ब्रैकेट के लिए इनिशियल क्या होगा, अब आप सोच सकते हो ब्रैकेट के लिए क्या होगा, इनिशियल 4 होगा, 4 मतलब के एल एम एन से, ठीक है। और एन फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन फाइनल हो जाएगा यहाँ पर 5, 6, उसके बाद 7, 8 और उसके बाद इनफाइनाइट। बात समझ आ रही है। तो इसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाए, बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाए कि लॉन्गेस्ट जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम हो। ये फिफ्थ से अगर 6 में इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से किस में आ जाए, फोर्थ में आ जाए, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। मिनिमम वेवलेंथ कहाँ होगा, इनफाइनाइट से है। मैक्सिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे तो समझ जाना इनफाइनाइट से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एन इनिशियल कितना 4 हो जाएगा। और इंफ्रारेड रीजन मैंने बता ही दिया है, ठीक है। लास्ट हम बात कर लेते हैं फंड सीरीज की। फंड सीरीज आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, ट्रांजिट हो रहा है फिफ्थ ऑर्बिट में। तो इसके लिए एन इनिशियल हमेशा कितना होगा, 5 का कोई सेल का नाम नहीं दिया है, ए एल एम एन ओ आता है बट जरूरत नहीं है, बस ऑर्बिट जानिए। अब इसके लिए एन फाइनल क्या होगा, एन फाइनल 5 से ऊपर कोई भी ऑर्बिट, 6, 7, 8, ठीक है। और उसके बाद इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन होगा, जहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कम है। तो एनर्जी का डिफरेंस अगर इलेक्ट्रॉन 6 से 5th में आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, मतलब एन फाइनल 6 हो जाए और एन इनिशियल क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो यहाँ पर मिनिमम एनर्जी डिफरेंस और मिनिमम फ्रिक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ होगा, एक ही गाना गाना है, इनफाइनाइट से जब पर्टिकुलर ऑर्बिट में आना है तो वो अपना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, ठीक है। आई थिंक आपको आइडिया लग गया है। आपको ये बहुत बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरी है। यहाँ पर सीरीज आपको बस लर्न करना है, कौन कौन सी सीरीज होती है, और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने ये हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा था बोर कॉन्सेप्ट से। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भी पूछ सकता है, बोल दे कि इलेक्ट्रॉन पर्शियन सीरीज से लाइमन सीरीज में ट्रांजिस्ट हो रहा है, तो बताइए उसका एनर्जी कितना होगा। तो बोल रहा है पर्शियन सीरीज से लाइमन वाला, लाइमन के लिए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इनिशियल क्या होगा, 1 होगा। और पर्शियन के लिए पर्शियन से आ रहा है, पर्शियन कौन सा सीरीज होगा, थर्ड ऑर्बिट, तो एन फाइनल क्या थर्ड ले लोगे, एन इनिशियल क्या ले लोगे, 2 ले लोगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे, कैसा भी पूछे, आप ये बस टेबल दिमाग में सेट करिए और आपके क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने सेल का जो डायग्राम बनाया था, अब इसी डायग्राम को दूसरे तरीके से हम लोग बना के थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैं चाहता तो डायरेक्ट वही बना सकता था, मैंने पहले ये इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों ने 9th 10th में यही चीज देखा है कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट और ये K11 सेल होते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले इसी से समझाया कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत से ऑर्बिट होते हैं, कौन सा लाइमन सीरीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में आए तो लाइमन सीरीज, किसी भी ऑर्बिट से सेकंड में आ रहा है तो गामा सीरीज, किसी भी ऑर्बिट से थर्ड में आ रहा है तो पर्शियन सीरीज, किसी भी ऑर्बिट से फोर्थ में आ रहा है ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, किसी भी ऑर्बिट से फिफ्थ में आ रहा है मतलब उसको फंड सीरीज बोलते हैं। बात समझ में आ गई बच्चा लोग, ठीक है। तो अब इसी डायग्राम को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और उस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन इस पे आते हैं,
ठीक है बच्चा लोग। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने जो ऑर्बिट का डायग्राम पढ़ा था, लाइमन चारों सीरीज हमने जो पढ़े थे, उसी को मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट एंड इनफाइनाइट ऑर्बिट। तो मैंने जो ऑर्बिट का न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट बनाया था, उसी को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ऑर्बिट्स हो गए, इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल है। यहाँ पर आपका दिख रहा है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रीजन है, और ये n=1 में, मतलब किसी भी ट्रांजिशन से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। किसी भी ट्रांजिशन से अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है n=2, तो उसको हम बामर सीरीज बोलते हैं। और ये क्या होता है, विजिबल रीजन होता है, मैंने पहले ही बता दिया। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आता है तो उसको क्वेश्चन सीरीज बोलते हैं, n=3 लिखा हुआ है, और इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, लास्ट के तीनों जो सीरीज होते हैं वो इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। और अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होकर फोर्थ ऑर्बिट में आता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। इसी तरह से किसी भी हायर ऑर्बिट से फिफ्थ में आ रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रंट सीरीज बोलते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि एनर्जी डाउन, मतलब ये क्या, मान लो सपोज ये मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, Z+ हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इनफाइनाइट ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रही है सेल की या ऑर्बिट की, क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये चीज मैंने जो ऑर्बिट का डायग्राम बना उसी को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि हमने अभी अभी जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, RH रेडबर्ग कांस्टेंट होता है इनटू क्या होता है Z² एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ब्रैकेट में n इनिशियल का स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, बात समझ में आई। अब अगर हमें इसका वेवलेंथ निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/वेवलेंथ। ठीक है, चलिए मैं वेवलेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1/वेवलेंथ। हमें क्या करना है, वेवलेंथ की बात करना है। ठीक है, एनर्जी भी निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, या फिर वेव नंबर, यही तो होता है ना 1/वेवलेंथ, यही तो वेव नंबर होता है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट wavelength of electron when it de-excite। ठीक है, de-excite from n=2 to n=1st ऑर्बिट। ठीक है, हमें क्या करना है, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब लाइमन सीरीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसका वेवलेंथ निकालो। तो फॉर्मूला रखते हैं हम लोग 1/वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो गया RH, और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल क्या हो गया यहाँ पर 1 स्क्वायर, फाइनल क्या होगा n2 का स्क्वायर, क्योंकि वो सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है। तो यहाँ से 1/वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो गया RH इंटू 1 स्क्वायर 1 ही होगा, लिखने कोई मतलब है नहीं। और यहाँ से क्या हो गया, इसका एलसीएम लोगे 4 आएगा, तो 4 - 1/4 मतलब 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया कि 1/वेवलेंथ। ठीक है, तो हम इसको अगर वेवलेंथ निकाला तो इसको रिवर्स हम लिख सकते हैं, मतलब 4/3, और यहाँ से क्या होगा 1/RH। RH क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। ठीक है, ट्रिक वो क्या है, आप क्या करो कि कैलकुलेशन में, कंपटीशन में क्या होता है, कैलकुलेशन या तो पूरा कर लो, या फिर ज़्यादातर जैसे एंगस्ट्रॉम में दिया है, मीटर में कर सकते हो। तो एक चीज़ आप शॉर्ट ट्रिक के लिए याद रखो, 1/RH की जो वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है, आसानी हो जाता है कैलकुलेशन में। तो 1/RH क्या होता है, 911 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पर क्या करो, वैल्यू पुटअप कर दो। तो वेवलेंथ जो आया 4/3 इंटू 911। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको याद रखिए। 1/RH रेडबर्ग कांस्टेंट, तो 911 एंगस्ट्रॉम में वो वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 20 करो तो 3 टाइम जाएगा, फिर 0 3 पॉइंट, और यहाँ से कितना आ जाएगा
8, ठीक है, ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स 12-14 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वेवलेंथ है अप्रोक्स में वैल्यू ले रहा हूँ, इतना एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट लाइमन सीरीज में आ रहा है तो इसका जो वेवलेंथ आएगा, वेवलेंथ कितना 1214 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से कहाँ पर है, फर्स्ट में, उसका भी हम निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे क्या ले लो आप, जैसे मैं बोलूँ कि क्वेश्चन 2 कर दूँ, यहाँ पे जैसे किसमें सेकेंड ऑर्बिट से लाइमन सीरीज में आ रहा है। इसी तरह से अगर बोला जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन थर्ड टू लाइमन सीरीज में आ रहा है, तो उसके लिए बताइए वेवलेंथ कितना होगा। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1 बाई वेवलेंथ इक्वल टू क्या, आर एच इंटू हाइड्रोजन एटम है तो 1 ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 का 1 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा तो 1 बाई वेवलेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/9, 8/9। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आर एच। तो हमें वेवलेंथ निकालना है, क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 9/8, यहाँ से क्या 1/RH। तो यहाँ से जब हम फाइनली वेवलेंथ निकालेंगे 1/RH की वैल्यू आप क्या रखो, 9/8 इंटू 911। तो ये सब पूरा जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स 1024 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्स में वैल्यू ले रहा हूँ, इतना आ जाएगा, ठीक है, 1025। तो आपको क्या दिख रहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन मतलब सेकेंड से फर्स्ट में वेवलेंथ कितना है, 1214 है। और जब थर्ड से सेकेंड ट्रांजिशन में आ रहा है तो कितना हो जा रहा है वेवलेंथ, 1024 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या दिख रहा है आपको, ट्रांजिशन था, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस क्या था, मिनिमम था। तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जैसे जैसे ट्रांजिशन एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जा रहा है, वेवलेंथ देखिए कम होता जा रहा है। हमें सारा कैलकुलेट नहीं करना, पहले वाला ट्रांजिशन कितना 1214 है जब सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है, जब थर्ड से फर्स्ट में देखिए 1024 आया, ठीक है। इसी तरह से जब फोर्थ में फर्स्ट में आओगे तो और कम आएगा वेवलेंथ। तो जैसे जैसे एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो हम देख लेते हैं सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ कितना आ रहा है और सबसे मिनिमम कब आएगा। सबसे मिनिमम वेवलेंथ कब होगा, जब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लाइमन सीरीज में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ थोड़ा ध्यान रखना है, कितना था 1214, और एक हमारा मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा। अगर हम बात करें मिनिमम वेवलेंथ की, मतलब एन इनिशियल अपना 1 हो जाए लाइमन और एन फाइनल क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो यहाँ से 1 बाई वेवलेंथ क्या होगा, आर एच, ठीक है, 1/RH। और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली करोगे तो 1 बाई वेवलेंथ इक्वल टू क्या, RH इंटू क्या 1 ही हो जाएगा। तो वेवलेंथ जब निकालोगे तो 1/RH, और 1/RH कितना 911 एंगस्ट्रॉम। मतलब मिनिमम जो वेवलेंथ आएगा लाइमन सीरीज के लिए, मतलब इनफाइनाइट से जब लाइमन सीरीज में आएगा कितना है, 911 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स बातें पता चली, तो उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लें। अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें, अभी सिर्फ मैं लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूँ, अगर लाइमन समझ में आ गया बाकी बामर बाकी जितने भी सीरीज है सबका वैसे ही होगा। तो फॉर लाइमन सीरीज के लिए अगर वेवलेंथ में फॉर्मूला बना दूँ तो क्या ये हो सकता है, इनिशियल हमेशा लाइमन के लिए कितना होगा, इनिशियल हमेशा लाइमन के लिए 1 स्क्वायर होगा और फाइनल क्या होगा NF का स्क्वायर, ठीक है। लाइमन के लिए ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मतलब इनिशियल लाइमन के लिए आपको हमेशा पता है कि N इनिशियल लाइमन के लिए हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ये तो फिक्स ही रहेगा। फाइनल क्या होगा, जिसमें से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। और अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैक्सिमम, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से n इनिशियल क्या हो 1 हो और n फाइनल कितना हो 2। जब इस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। और एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा।
एंड फ्रिक्वेंसी भी क्या होगा, मिनिमम होगा इस ट्रांजिशन में। और इस पे जो वेवलेंथ अभी हमने कैलकुलेट करा था 1214 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्स आया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मिनिमम वेवलेंथ कहाँ पर होगा, मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज के लिए। तो मिनिमम वेवलेंथ कहाँ होगा, जब इलेक्ट्रॉन लाइमन के लिए 1 ही होगा, कहाँ से कहाँ है, एन फाइनल, मतलब इनफाइनाइट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वहां पर मिनिमम वेवलेंथ होगा फॉर लाइमन सीरीज के लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट से बस ध्यान रखिएगा। मिनिमम वेवलेंथ कितना था, इनफाइनाइट हमने कैलकुलेट किया था कि वेवलेंथ जितना था 911 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे कितना था 1200 अप्रोक्स। ये अप्रोक्स में वैल्यू है, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइमन सीरीज, फर्स्ट, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइमन सीरीज। और यहाँ पर जब इनफाइनाइट से फर्स्ट में आएगा तो इसको हम बोलते हैं लास्ट लाइमन सीरीज। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट लाइमन। फर्स्ट मतलब जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से लाइमन सीरीज फर्स्ट में आए, और लास्ट लाइमन सीरीज जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से फर्स्ट में आए। ठीक है, इसी तरह से हम बामर सीरीज का फॉर्मूला बना सकते हैं। बामर के लिए क्या हो जाएगा, हमेशा इनिशियल क्या होगा, 2 सेकंड ऑर्बिट होगा, तो यहाँ 2 स्क्वायर होगा। क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या होगा, 3 होगा, तो 1/3 स्क्वायर क्वेश्चन के लिए फिक्स होगा। और अगर ब्रैकेट की बात करें तो हमेशा एन इनिशियल क्या होगा, 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा। और इसके लिए बात करें तो हमेशा क्या होगा, इनिशियल फंड के लिए 5 होगा, 1/5 स्क्वायर इनिशियल होगा। और एन फाइनल क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। मिनिमम वेवलेंथ पूछेगा तो उसके जस्ट जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम होगा वो निकालेंगे। और अगर आपको मिनिमम वेवलेंथ पूछेगा तो जहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो, मतलब इनफाइनाइट से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होगा उस पर्टिकुलर सीरीज में। ठीक है, इसी तरह अगर बामर सीरीज के लिए बात किया जाए, और बामर सीरीज, ठीक है, बामर सीरीज का अगर फॉर्मूला लिखूं वेवलेंथ तो क्या हो जाएगा, 1/वेवलेंथ, और यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर। अब बामर सीरीज के लिए आपको पता है कि एन इनिशियल की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे क्या 2 स्क्वायर अपॉन 1 फाइनल का स्क्वायर, ये बामर सीरीज के लिए हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन सीरीज के लिए, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सीरीज के लिए एन इनिशियल हमेशा कितना होगा, 3 होगा। तो इसके लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखे तो रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सीरीज के लिए फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से अगर हम ब्रैकेट की बात करें, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज के लिए बात करें तो ब्रैकेट सीरीज के लिए एन इनिशियल की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 4 होगी। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/वेवलेंथ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर और n फाइनल का स्क्वायर। ये बामर सीरीज के लिए वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली फॉर फंड सीरीज के लिए, तो फंड सीरीज के लिए हम बात करें वेवलेंथ की, 1/वेवलेंथ इनटू रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1। अब इसके लिए इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 5 होगी, यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 1 n फाइनल का स्क्वायर। तो ये फॉर फंड सीरीज के लिए वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई। यहाँ पर भी आप मिनिमम मैक्सिमम देख सकते हैं। अगर सीरीज के लिए बात करें कहाँ पर मिनिमम वेवलेंथ होगा और कहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो आइडिया तो आपको लग ही गया है कि अगर बामर सीरीज के लिए हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन अगर एन फाइनल मतलब 3 से कहाँ पर आ रहा है, एन इनिशियल क्या 2 में, बामर सीरीज के लिए 2 फिक्स ही है, तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, मैक्स होगा, और फ्रिक्वेंसी मिनिमम होगा, एंड एनर्जी भी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन एन फाइनल इनफाइनाइट टू एन इनिशियल 2 में आ रहा है, तो यहाँ पर वेवलेंथ जो होगा मिनिमम होगा, तो एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी क्या होगा, सॉरी एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होगा वहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन सीरीज की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन एन फाइनल 4 से कहाँ पर आ रहा है, एन इनिशियल 3 में आ रहा है,
तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, ठीक है, इस ट्रांजिशन में। और अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहाँ पर आ रहा है, एन इनिशियल 3 में आ रहा है, तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और एनर्जी जस्ट अपोजिट हो जाएगा एनर्जी फ्रिक्वेंसी। अगर हम बात करें इसके लिए, तो एन फाइनल अगर इलेक्ट्रॉन 5 टू किस में आ रहा है, एन इनिशियल 4 में आ रहा है, तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सीरीज के लिए मैक्स हो जाएगा। मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर इनफाइनाइट टू कहाँ पर आ जाए, एन इनिशियल 4 में आ जाए, तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। और अगर हम इसके लिए बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट कहाँ से 6 से कहाँ पर आ जाए, एन इनिशियल 5 में आ जाए, तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। और एन फाइनल इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन अगर 5th में आ जाए, तो यहाँ से वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लाइमन सीरीज का बता दिया है, बाकी सिमिलरली इनका भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर सीरीज का मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रिक आप याद ही रखना कि 1/रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 911 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, क्योंकि अप्रोक्स में आंसर आएगा तो ऑप्शन आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों लास्ट में कुछ फॉर्मूलेस हैं जिसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं, तो उसको हम लोग नोट में करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल lines if electron transits from nth orbit to ground state, ठीक है। कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू क्या करना है आपको, n-1 और डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, आप सोच के भी कर सकते हो, जो मैंने सीरीज बनाया था, बट ये सबसे इजी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, तो पूछे फाइंड टोटल नंबर ऑफ spectral line when electron transits from 5th orbit to ground state, ठीक है। ये क्वेश्चन है और आपसे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछे, सीधा सा फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगा, 5 लोगे, और ग्राउंड स्टेट बोला 5th ऑर्बिट से, तो यहाँ से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे क्या है, 5th ऑर्बिट बोल रहा है, 5 रख दो, 5 - 1 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 × 4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, ठीक है। अब ऑर्बिट यहाँ पे बता दे रहा है, पोजीशन किस ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में जा रहा है, तो बताइए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 ऑर्बिट, एक जनरल फॉर्मूला बने, n2 ऑर्बिट टू n1 ऑर्बिट, ठीक है, n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन में दिया होगा आपको किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जा रहा है, मान लीजिए 5th से 3rd में जा रहा है, 6 से 2 में जा रहा है, तो आपका क्या n2 के हायर ऑर्बिट हो जाएगा, n1 के लोअर ऑर्बिट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n2 - n1 फिर n2 - n1 + 1 और डिवाइड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा 2। अगर ऑर्बिट बता दे किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा दो, n2 - n1 और फिर ब्रैकेट में n2 - n1 + 1 और डिवाइड बाई
2। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ ऑर्बिट से फिफ्थ टू सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछे, तो यहाँ से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला n2 की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे, अब n2 की वैल्यू 5 लोगे, n1 की वैल्यू क्या लोगे 2 लोगे, तो हमेशा हायर वाला n2 लिया करो, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला रख तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 2 प्लस 1 और डिवाइड बाई टोटल क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 इंटू यहाँ से कितना होगा 5 प्लस 1 6, 6 माइनस कितना 2 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 और डिवाइड बाई 2, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आप स्पेक्ट्रल लाइन जो मैंने सीरीज बताया था लाइमन बामर, वहां से भी टोटल काउंट कर सकते हो, बट वहां पे गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो सबसे सिंपल आप यही फॉर्मूला याद ही कर लो। अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करो, n और ब्रैकेट में n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। nth ऑर्बिट बोलेगा 6 ऑर्बिट से ग्राउंड में आ रहा है, 10th ऑर्बिट से आ रहा है, जितने भी ऑर्बिट आ रहा है तो n की वैल्यू आप वही लो। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम या जंप फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, तो n की वैल्यू क्या लिया 5 लिया, वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर दिया। इसी तरह से दूसरा केस आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट दे दे कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जा रहा है, तो जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में आ रहा है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला n2 माइनस 1 और फिर ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल अगर बोले कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए जंप कर रहा है फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, तो वहां से फॉर्मूला रख के हम लोग ने सॉल्व कर लिया। बात समझ में आई? तो ये हो गए दो केस। थर्ड जो पॉइंट नोट करना है, अगर कहीं बोल दे कि लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है, क्या बोले कि लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज पूछ ली, ठीक है, तो लिमिटिंग लाइन का नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए हमेशा n2 की जो वैल्यू लोगे आप क्या लोगे इनफाइनाइट लोगे, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे बोले कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लिमिटिंग लाइन टू लाइमन सीरीज, ठीक है, लिमिटिंग लाइन टू लाइमन सीरीज, मतलब n2 क्या होगा हमेशा इनफाइनाइट होगा, और लाइमन सीरीज बोल रहा है n1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे बोले कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लिमिटिंग लाइन टू बामर सीरीज, मतलब n2 इनफाइनाइट हमेशा क्या लेना है आपको इनफाइनाइट। लिमिटिंग लाइन नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि n2 की वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इसमें इस तरह से क्वेश्चन वेवलेंथ पूछ सकता है, ठीक है, 1 बाई वेवलेंथ। जैसे बोले कि बामर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन लिमिटिंग लाइन से बामर सीरीज में आ रहा है, बताइए उसका वेवलेंथ क्या होगा। फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हैं ना वेवलेंथ का, अभी हमने जो पहले से सॉल्व किया सब, तो यहाँ से रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू क्या जेड स्क्वायर, और यहाँ पे n इनिशियल का स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिमिटिंग लाइन बोला, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू लोगे n फाइनल की वैल्यू हमेशा क्या लोगे इनफाइनाइट लोगे। और बामर सीरीज के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से RH रहेगा ही इनटू हाइड्रोजन एटम या हीलियम प्लस जो भी बोले, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम बोल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, तो ये तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। और बामर सीरीज के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोले कि बामर सीरीज, तो बामर सीरीज के लिए इनिशियल हमेशा कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 1 माइनस इनफाइनाइट के स्क्वायर, ठीक है। बाकी यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, RH इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ से RH बाई 4 आ जाएगा। और अगर वेवलेंथ निकालना है तो 4 बाई क्या आ जाएगा RH। और आपको अच्छे से पता है कि 1 बाई RH की वैल्यू कितनी होती है 911, ये पूरा जो आंसर आएगा, तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से 36 इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो लिमिटिंग लाइन ये छोटा सा टॉपिक है, बट क्या होता है कभी क्वेश्चन यूज करा के इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का टॉपिक था, सेशन था, क्लियरली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बस इसमें जरूरत है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है।
तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, कुछ टाइम बाद इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप बोर मॉडल के जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई करिए, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे थ्योरी पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। आप थ्योरी पढ़ो तो उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करो, बहुत सारे एनसीईआरटी में भी दिए हैं वो क्वेश्चन है, रेफरेंस बुक है वहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। तो डिफरेंट सोर्स से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि जब तक आप थ्योरी सिर्फ कंप्लीट करोगे, थ्योरी भले ही कितना आप प्रिपेयर कर लो, और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री है और आपने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, या फिर कोई भी हो फिजिकल केमिस्ट्री चाहे ऑर्गेनिक हो, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। आप नोट्स जब तक नहीं बनाओगे आपको फील ही नहीं होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।